नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और जो हमारा यूपी टेट और सी टेट के लिए जो हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हिंदी के, तो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 11 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी वो नहीं सॉल्व किए तो आप जाके वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में बालकों को क्रियाशील बनाने हेतु आवश्यक है। तो आपके ऑप्शन है कि प्रश्न पूछना, अभ्यास कराना, या फिर साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, या फिर ये सभी। तो क्रियाशीलता बनाने आवश्यक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी जो दिए गए ऑप्शन। इन सभी के द्वारा जो है बालकों की भाषा शिक्षण के प्रति बालकों की क्रियाशीलता को बनाने हेतु ये सब आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए है कि बोलने को, या फिर सुनने को, या फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा लिखने को, या फिर भाषा को। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखने को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उत्तम वाचन में चक्षु विराम की संख्या होती है। तो क्या कम होती है, या फिर अधिक होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती, या तीनों में से कोई नहीं होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी, अधिक होती है। तो उत्तम वाचन में चक्षु विरामों की संख्या कितनी अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कि मानटेसरी के स्कूल का नाम था। तो मानटेसरी जो स्कूल था उसका पहला नाम क्या था, कि बालो उद्यान था, या फिर नर्सरी स्कूल था, बाल गृह था, या फिर लवनेस्ट था। तो आपका क्या था नाम, इसका नाम था बाल गृह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाषा का मुख्य रूप होता है। तो भाषा का जो मुख्य रूप होता है, कि आपका ऑप्शन है कि ए अशाब्दिक भाषा, बी शाब्दिक भाषा, सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों ही। दोनों के द्वारा ही भाषा का मुख्य रूप कौन सा होता है, अशाब्दिक भाषा और शाब्दिक भाषा दोनों ही जो है भाषा के मुख्य रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है। ए सौंदर्यानुभूति, बी देशकाल, सी शैली, या फिर डी कथा वस्तु। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सौंदर्यानुभूति जो है उपन्यास का तत्व नहीं होता है। बाकी देश काल, कथा वस्तु, शैली ये आपके उपन्यास के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि सीखने का सही क्रम है। तो आपके क्रम दिए हैं, तो क्रम से कि सुनना पहले आता है, या फिर बोलना, पढ़ना, या फिर लिखना। इसी तरीके से बी देखते हैं कि बोलना हो गया, सुनना, पढ़ना, लिखना। सी में है कि सबसे पहले पढ़ना आता है, उसके बाद सुनना, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में लिखना। डी में है कि पहले लिखना, या फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर सुनना। तो आपका जो सही क्रम है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले क्या आता है सीखने में, सुनना, उसके बाद में बोलना, फिर पढ़ना, फिर आता है लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना कि निदान। तो इसके लिए निदान के बाद में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, निदान बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा, या फिर शून्य होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अच्छा होगा, कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना कि उसका निदान अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेप रिकॉर्डर को किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री माना जाता है। तो ऑप्शन ए कि दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार की सहायक सामग्री के रूप में, या फिर बी केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में, या फिर सी केवल दृश्य सहायक सामग्री के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में। तो जो टेप रिकॉर्डर होता है तो उसमें हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं। तो इससे इस चक्कर में आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात में कहने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, या फिर समर्थ होते हैं, या फिर अनमने होते हैं, या फिर उदंड होते हैं। तो क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो बात अपनी कहने और सुनने में, समझने में वो बालक जो है वो समर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल जो है बालकों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये है कि यदि तो वाले प्रश्न,
या फिर बी कह रहा है कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, या फिर सी क्यों या फिर कैसे वाले प्रश्न, या फिर डी क्या शिक्षा मिलती है वाले प्रश्न। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसका बी, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले जो प्रश्न है उसमें सहायक नहीं थे, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, वो निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्नों को कहीं ना कहीं नहीं समझ सकते, तो उनके लिए जो है क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन ही जो है वो उनके लिए बेहतर होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक जो है सहायक होती हैं। तो सुनने एवं बोलने के कौशल जो उनका होता है उसके विकास के लिए क्या क्या जो है विधियाँ सहायक होती हैं। तो देखते हैं कि ए कहानी कथन और श्रुतलेख, या फिर बी कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, सी भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले और समाचार वाचन, या फिर डी भूमिका निर्वाह और बातचीत करने से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी भूमिका निर्वाह और बातचीत करने से जो है प्राथमिक स्तर पर सुनने एवं बोलने के कौशल विकास में जो है अधिक सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। तो कैसी होती है? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना इससे सीखा जा सकता है, या फिर अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों ही सिखाती है। व्याकरण की भूमिका में दोनों ही सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए, या फिर सामान्य बोलचाल का, या फिर श्यामपट्ट का, या फिर प्रश्न पूछने का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले उसको सामान्य बोलचाल से जो है शुरुआत करनी चाहिए किसी भी शिक्षक को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो 15 कह रहा है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। तो कहाँ पर नहीं बनाया जा सकता? क्या प्राथमिक स्तर पर, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर, या फिर माध्यमिक स्तर पर, या फिर उच्च स्तर पर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तर पर जो है मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर जो है 21 तक जो क्वेश्चन है वो आपको जो पद्यांश दे रखा है, तो इसमें ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं। देखते कि सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकण, विश्व शलभ सिर पर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। आगे बढ़ते हैं। जलमय सागर का उर्जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, विहंग विहंग मेरे दीपक जल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो बात करें कि इस पद्यांश की शैली कैसी है, तो ऑप्शन आपके हैं कि सरल साहित्यिक शैली है, या फिर शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, या फिर शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, या फिर ब्रजभाषा की शैली है। तो आपका इसमें जो आंसर है वो है ए शुद्ध, वो है कि सरल साहित्यिक हिंदी, क्योंकि खड़ी बोली का इसमें इस्तेमाल हम लोगों ने पढ़ा इसमें नहीं है, ना ही इसमें ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने जो है दीपक के माध्यम से किसे संबोधित किया है? तो कवि ने इसमें दीपक के माध्यम से किसको संबोधित किया है? क्या ये मनुष्यों को, या फिर ईश्वर को, या फिर सागर को, या फिर शलभ को? तो इसमें पद्यांश में जो है मनुष्यों की बात की गई है। तो दीपक के माध्यम से किसको संबोधित किया है? मनुष्य को। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि इस पद्यांश की शैली कैसी है? क्या प्रतीकात्मक है, या फिर चित्रात्मक है, या फिर संबोधन है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? देखिए आप अगर क्वेश्चन नंबर 17 के क्वेश्चन को ही सही से पढ़ेंगे तो आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। इस पद्यांश में कवि ने दीपक को किस माध्यम से संबोधित की बात करा है, तो कहीं ना कहीं इसकी पद्यांश की शैली किस तरीके की है? संबोधन शैली है इसमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विहंग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हंस पक्षी, या फिर प्रसन्न, या फिर संसार, या फिर हंसी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है सी हंसी, जो है विहंग शब्द का अर्थ होता है हंसी। 20 देखते हैं कि दीपक में मिलकर कौन जलना चाहता है? तो आपके ऑप्शन है कि मनुष्य, या फिर सागर का जल, या फिर आसमान में छाए हुए तारे, या फिर विरह रूपी पतंगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विरह रूपी पतंगा जो है इसमें जलना चाहता है दीपक में मिलकर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शीतल का अर्थ है। तो शीतल का अर्थ क्या होता है?
ठंडा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट यहीं सही हो जाएगा। सभी को मालूम है कि शीतल का अर्थ ठंडा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 29 तक जो है आपको गद्यांश दे रखा है, इसको ही पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। बात करेंगे कि लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे और क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। ठीक है, तो अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल में बहुत ही शांत जगह थी जहाँ पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में थोड़ा सा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना छुआ नहीं, किंतु कुछ दिन बाद क्या हुआ कि थोड़े से पक्षियों ने वहाँ पर आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी संख्या बढ़ती गई और वे जो है तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। पक्षी उनके सिर कांधे पर निडर होकर बैठ जाते थे। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर आया तो तिलक की कोठरी की ओर आए तो जेलर ने देखा कि पक्षियों की चहचहाट सुनकर उनकी कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए। उसने पूछा तो तिलक ने उत्तर दिया कि मित्र, मैं इन्हें भारत से नहीं लाया, ये यहाँ से ही आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि यहाँ तो हर कोई पक्षी को खा जाता है क्योंकि सब मांसाहारी हैं, तो इसलिए पक्षी जो हैं इस ओर आते ही नहीं हैं। तिलक हंसकर बोला कि पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। तो जो है पक्षियों को खाना खिलाकर, अध्ययन कर या फिर जेलर से बातें कर या फिर पक्षियों की चहचहाट को सुनकर। तो वो देखिए दोनों ही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्प्यूट है। देखिए पक्षियों को खाना खिलाकर तो अपना समय वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय व्यतीत करते थे, और जो अपना समय व्यतीत करते थे वो ज़्यादातर किस में व्यतीत करते थे, अध्ययन में सबसे ज़्यादा जो है वो जेल में जो है अध्ययन करते थे। तो आपका ए और बी इसमें दोनों ही होने की संभावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा होने की संभावना है किसकी, बी की। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे। तो ऑप्शन ए है कि उनके पास पर्याप्त भोजन था, नहीं, क्योंकि वो अपना जो खाना था उसमें से ही पक्षियों के लिए बचाते थे। वे बहुत अकेला महसूस करते थे, नहीं, ऐसा तो हमने पूरे गद्यांश में कहीं पर नहीं पढ़ा कि वो जो है अकेलापन महसूस करे हो। उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट पसंद थी, तो कहीं ना कहीं उनको जो है पक्षी उनकी चहचहाट पसंद थी, तो इसलिए जो है वो खाना खिलाते थे। पक्षियों के लिए खाना रखने की उनकी आदत ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और इनकी मतलब कि किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो उनकी जो वर्ड प्रयुक्त हुआ है तो किसके लिए हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि किसकी संख्या बढ़ रही थी गद्यांश में, पक्षियों की संख्या बढ़ रही। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, पक्षियों के लिए जो है उनकी यूज़ किया गया वर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे, क्यों बैठते थे। वे अध्ययन में व्यस्त थे, या फिर पक्षी उनसे जो है नहीं डरते थे, वे उनसे परेशान नहीं होते थे, या फिर डी, उन्होंने उन्हें बुलाया था। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कि पक्षी उनसे डरते नहीं थे क्योंकि वो उनको डेली जो है खाना खिलाते थे, तो इसलिए उनका पक्षियों का डर जो निकल गया था। तो फिर क्या हुआ कि पक्षी जो होते हैं वो तिलक के कंधों पे, सिर पर, हाथों पर बैठकर जो है खाना खाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे। तो कैदी उन्हें खा जाते थे, या फिर वे जेलर से डरते थे, या फिर वे तिलक से डरते थे, या उन्हें खाना नहीं मिलता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्हें वो जो है कैदी जो थे उन्हें खा जाते थे। तो जेलर ने जो तिलक थे उनसे क्या कहा था कि यहाँ पर तो कोई पक्षी आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैदी हैं वो पक्षियों को खा लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो आपके ऑप्शन है शाखा मृग, या फिर नवचर, या फिर पतंग, या फिर शारंग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, नवचर। तो नवचर का मतलब क्या होता है कि जो बादलों में चरने वाला या फिर घूमने वाला। तो बादलों में कौन घूमता है, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि आश्चर्यचकित शब्द में प्रयुक्त समास है। ए ऑप्शन अव्ययी भाव, या फिर बी तत्पुरुष, या फिर सी कर्मधारय, या फिर द्विगु समास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय।
आश्चर्यचकित शब्द में जो समास प्रयुक्त है वो उसको बोलते हैं कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जो किसी से डरता ना हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम लोग? तो आप बताइए क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कि निडर। जो किसी से नहीं डरता उसको हम लोग बोलते हैं निडर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं कि गस्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है कि जाना या फिर दौड़ना या फिर घूमना या फिर समझना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गस्त यानी कि घूमना। तो जेलर क्या करता था? गस्त पे जाया करता था, घूमने जाया करता था कैदियों को मतलब कि देखने की, और व्यवस्था जो जेल की व्यवस्था है उसको देखने के लिए जाता था। तो जो जाना घूमना हो गया उसको इस गद्यांश में गस्त कहा गया। तो जो हमारा आज का प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस सेट जो 11 था वो कंप्लीट हो गया है। तो जो है हम लोग अब जो है अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। देखिए आपके सीटेट और यूपीटेट के और भी सब्जेक्ट हमारे जो है एडुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सीडी भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश की भी जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बने रहिए, आपको जो भी टेट और सीटेट के सब्जेक्ट हैं एक एक करके सारी जो है आपको प्रैक्टिस सेट सभी विषयों के आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।